बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 19। इसकी रिक्वायरमेंट देखें। प्रिपेयर इन्वेंटरी कार्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2016 अंडर द परपेचुअल सिस्टम यूजिंग FIFO एंड वेटेड एवरेज मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन। अब यहाँ पर ये जो बात उसने कही है ना भाई, ये ना भी कहता तो इन्वेंटरी लेजर कार्ड हमने ऐसे ही बनाना था कि उसके अंदर हम लोगों ने क्वांटिटी शो करनी है, पर यूनिट प्राइस शो करनी है और उसकी वैल्यू शो करनी है। ये जो उसने लिखा है ना, शोइंग क्वांटिटी यूनिट कॉस्ट एंड वैल्यू, तो ये हम लोगों ने बना कर देने हैं। अब देखें भाई, हमारा ताल्लुक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में इन्वेंटरी लेजर कार्ड बनाने के ऊपर इतना फोकस नहीं होता। हमारा फोकस होता रहता है क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू के ऊपर। ओके, कि हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू क्या है। रिक्वायरमेंट में एक इन्वेंटरी लेजर कार्ड आ गया, इससे हमें क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू का पता चल जाएगा। साथ में कहते हैं रिकॉर्ड जर्नल एंट्री फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबाउट, कि जो मैं तुम्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं सिर्फ उसकी मुझे जर्नल एंट्री बताना। मतलब सेल्स परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर जो कुछ हुई उनकी जर्नल एंट्रीज नहीं बतानी। राइट। अच्छा, अब देखें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। कहते हैं 100 यूनिट्स आउट ऑफ 4200 यूनिट्स परचेज्ड ऑन 13th जनवरी। तो यहां पर देखें आपने 13 जनवरी को जो यूनिट्स परचेज किए टोटल वो कितने हैं, 4200। कहते हैं इन 4200 यूनिट्स में से 100 यूनिट्स डिफेक्टिव हैं एंड रिटर्न टू सप्लायर ऑन 28 जनवरी 2016। जबकि यहां पर हमारे पास इंफॉर्मेशन कहां तक की गिवन है, 25 जनवरी। 25 जनवरी के बाद 28 जनवरी और आपने 100 यूनिट्स का रिटर्न लिख देना है। ये बात क्लियर हो गई है। और वो कौन सा रिटर्न, 4200 यूनिट्स वाला। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि जब आप इन्वेंटरी काउंट कंडक्ट करने के लिए गए 31 जनवरी को, उस वक्त आपने फिजिकली जो इन्वेंटरी काउंट की वो 4820 यूनिट्स थे। मैं अभी के लिए ये सपोज कर लेता हूं कि ये बिल्कुल ठीक है। मुझे यहां पे ये जानने की जरूरत ही अभी नहीं है कि भाई इन एक्चुअल यूनिट्स थे कितने। मेरे पास अगर FIFO मेथड है, मैं क्या करूंगा, 4820 यूनिट्स, और वो कैसे, कौन से वाले होंगे, अगर मैंने इनको वैल्यूएशन करनी हो तो मेरे पास रीसेंट परचेजेस होंगी। मेरे पास सबसे पहली परचेजेस कौन सी आई, ये वाले सारे के सारे मेरे पास मौजूद हैं। ये बात क्लियर हो गई है। और साथ में मेरे पास अभी ये पूरे तो हुए नहीं, अभी कितना शॉर्टफॉल है, इसमें से 2000 यहां पर आ गए, बाकी कितने बच गए 2820। वो कौन से वाले होंगे मेरे पास, वो यहां से आएंगे, 2820 यूनिट्स यहां से आएंगे। अब अगर मैं इनका रेट फाइंड करूं, 26,000 डिवाइड बाय 2000, ये कौन से रेट पर, और ये 58,800 डिवाइडेड बाय 4200, ये तो मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बनेगा वो बनेगा 2820 मल्टीप्लाइड बाय 14 एंड 2000 मल्टीप्लाइड बाय 13 इज इक्वल टू, ये वैल्यू 26,000 और ये आ जाती है 39,004 और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 65480। और FIFO मेथड से हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू आ गई। जरा इसका आंसर देखें, इसने क्या किया हुआ है, ये FIFO मेथड है उसके पास, और यहां पर ये देखो ये क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू 39480 and 226,000 and the total is 65480। तो आपको ये बात समझ आ गई, तो आपको इतना बड़ा इन्वेंटरी लेजर कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट देखें, अगर इन्वेंटरी लेजर कार्ड बनाना भी पड़ जाए तो भाई ओपनिंग उसने आपको बताए हुए, आपने एज इट इज आके लिख दिए, आपको परचेजेस में भी कोई इशू नहीं हुआ।
ये आप लोगों ने ओपनिंग बैलेंस अपने पास लिख लिया। अब जहां पर उसने ना आपको क्वांटिटी और अमाउंट्स बताई हुई है, तो एवरेज रेट आप लोगों ने खुद फाइंड करना है, क्योंकि आपने यूनिट कॉस्ट उसे बतानी है। तो यहां पर एक यूनिट आपके पास 10 रुपीज का बन रहा है, आपने जाके लिख दिया। फिर आपने परचेजेस कर दी। भाई परचेज करने से आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज होनी है, फाइफो मेथड है, तो आपने अपने पास 3500 को भी लिखना है बैलेंस में, 3700 भी लिखना है, अमाउंट सेम आ जाएगी। लेकिन जब आपने ये 44,400 को डिवाइड किया 3700 के साथ, तो पर यूनिट कॉस्ट आपके पास आ गई, तो आपने ये 12 लिख दी। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद आपके पास ये बैलेंस बन जाता है। फिर जब आप लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर गए, तो आप लोगों ने देखें 13 जनवरी को आप लोगों ने परचेजेस की, लेकिन यहां पर अगर आप लोग देखें सेल्स हुई 12 जनवरी, तो भैया हम ये सेल्स पहले रिकॉर्ड करेंगे। तो आपके पास जो बैलेंस था 3000 आपने सेल कर, तो सेल कहां से करोगे फाइफो मेथड में? ओपनिंग बैलेंस से। तो इस अब मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि सेल प्राइस कितनी है। मैंने 3500 में से 3000 सेल कर दिए, कौन से रेट पर? 10। तो इनकी कॉस्ट कितनी बन जाएगी? 30,000। बैलेंस में 500 ये वाले और 3700 ये वाले, ये मेरे पास बैलेंसिंग अमाउंट के तौर पर आ जाएगा ये पोर्शन। ये बात क्लियर? उसके बाद देखें नेक्स्ट परचेज 13 को जैसे ही परचेज की 4200 ये जाके रिकॉर्ड करेंगे। अब जो आपके पास बैलेंस होगा ना, वो कुछ इस तरह से 500, 3700 एंड 4200, 10, 12 एंड 14 के रेट के साथ आपके पास आ गया, और आपने ये अमाउंट यहां पे लिख दी। यहां तक की बात क्लियर है सब बच्चों को? नेक्स्ट देखें, आपके पास 25 जनवरी को आपके पास 5500 की, उसमें से 500 आप ये वाले देंगे, 500 ये खत्म हो गए। उसके बाद 3700 ये भी खत्म हो गए आपके पास, टोटल ये 4200 हो गए, और 1300 आप यहां से दोगे। तो जब बैलेंसिंग अमाउंट के अंदर आप जाएंगे, तो आपके पास 4200 में से जब आपने 13 दे दिया, तो रिमेनिंग 2900 एट अ रेट ऑफ 14 ये आपके पास बाकी बच गए। ये बैलेंस आपके पास आ गया। ये बात क्लियर? अच्छा, अब आपके पास ये जो 2900 यूनिट्स पड़े हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही परचेजेस है एट अ रेट ऑफ 14, और ये परचेजेस आपने कब की थी? 13 जनवरी को। और हमने रिकॉर्डिंग कौन सी डेट की कर दी है? 25 की। नेक्स्ट परचेजेस हुई 31 जनवरी को, राइट? लेकिन उससे पहले 28 जनवरी को आप लोगों के 100 यूनिट्स डिफेक्ट हो गए। कौन से वाले? जो हम लोगों ने 13 जनवरी, तो बेटा 28 जनवरी को मौजूद हैं तो डिफेक्टिव हुए हैं। अगर मौजूद ना होते, हम सेल कर चुके होते, क्या डिफेक्ट होते? नहीं होते। अब मेरे पास कितना बैलेंस था? 2900, उसमें से 100 यूनिट्स डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव हैं तो उनको अपने अकाउंट से निकाल दो। ये बात क्लियर? तो बाकी कितने यूनिट्स आ गए? तो फिर आपने परचेजेस कर दी 2000 की, तो प्रीवियस 2800 प्लस 2000 ये बैलेंस है। अब बेसिकली क्वेश्चन यहां पे खत्म। आपने देखा आपके पास इन्वेंट्री लेजर कार्ड के थ्रू 4800 यूनिट्स बन रहे हैं, लेकिन जब आप लोग फिजिकली काउंट करने के लिए गए तो यूनिट्स बन रहे थे 48। अब 20 जो अगर यहाँ पे शॉर्टेज होती वो भी रिकॉर्ड की जाती है। तो बेटा अगर सरप्लस है वो भी रिकॉर्ड करो, शॉर्टेज होती तो माइनस कर देते, सरप्लस है तो ऐड करो। अब बात ये आती है कि यार ये 20 यूनिट्स कौन से वाले हैं? भाई ये बात कंफर्म है फाइफो मेथड के अंदर कि 2000 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ, क्या मैं 2020 कर दूं इन्हें? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं बनते। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये 13 रुपीज वाले हैं, क्योंकि वो तो मैं टोटल उठा रहा हूं। 20 इसमें कैसे मजीद ऐड करूं जबकि मैंने लिए ही 2000 थे?
तो वो जो 20 यूनिट्स हैं ये कौन से वाले होंगे? ये प्रीवियस परचेजेस। कि मुझे 2820 लिखना चाहिए था, मैंने 2800 लिखा हुआ था, तो मैंने इसे 2820 किया तो ये 14 के रेट के साथ आ गए मेरे पास। क्लियर? और ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस बन गया 65,480 एन इशू। और जब हम लोग गए वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज की निस्बत ज्यादा इजी है कि हम लोगों ने यहाँ पे 10, अब बिल्कुल वैसी परचेजेस की 3700 की, ये ऐड हो गए, टोटल हो गए 7200, 35,000 में 44,400 ऐड हुआ, ये अमाउंट बनी, जहां से एवरेज रेट आ गया। अब सेल की हम लोगों ने 3000, टोटल सेल कर दो 3000 की, रिमेनिंग बैलेंस 4200। जब सेल्स करते हैं तो रेट में कोई फर्क नहीं आता, सेम लिखा जाता है। फिर हम लोगों ने परचेजेस की, परचेजेस पर फर्क आएगा और हमारे पास रेट बन गया। अब 8400 यूनिट्स अवेलेबल हैं एट अ रेट ऑफ 12.51 रुपीज पर यूनिट, राइट। और जब हम लोगों ने फिर सेल्स की 5500, ये सेम रेट के साथ जाएंगी और बैलेंस भी सेम रेट के साथ हमारे पास मौजूद रहेगा। नेक्स्ट हम लोगों ने 100 का परचेजेस रिटर्न की, वो हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया। उसके बाद अब देखिए परचेजेस रिटर्न उसने बता दिया था कौन से वाला है, परचेजेस रिटर्न क्वेश्चन में बता दिया था कौन से वाला है, ना बताता तो मैं ये एवरेज रेट लेकर आता। जब उसने बता दिया कि भाई ये 14 रुपीज वाला है तो आपने 14 ही लिखना है। अब आपका एवरेज रेट चेंज हो गया है, 12.46 आपने, ये बात क्लियर। एवरेज रेट अगर ये बता दे कि परचेजेस कौन से वाली हैं, आपने यूनिट कॉस्ट वही लिखनी है, ना बताए सिर्फ इतना हो कि 100 के परचेजेस रिटर्न है तो एवरेज रेट लेकर आना है। क्लियर? अब इसकी वजह से हमारा एवरेज रेट चेंज हो गया, 2000 मजीद परचेज की है तो ये एवरेज रेट आ गया। अब जब 20 के एडिशन, अब मेरे मुताबिक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था 31 दिसंबर को। अब जब गए हम लोग वेयर हाउस के अंदर स्टोर रूम में गए तो पता चला 20 यूनिट्स एक्स्ट्रा हैं। कौन से वाले हैं? यही एवरेज रेट। अब यहां पर सोचने की जरूरत नहीं है कि ये कौन से वाले हैं, जो हमारे पास एवरेज रेट है उसके मुताबिक लिख लेंगे और हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बन जाएगी 61,145। ऑल क्लियर? सेकंड पार्ट में उसने आपसे कहा था कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, मुझे उसकी जर्नल एंट्रीज बताएं। तो अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन की जर्नल एंट्रीज की बात करें तो भाई 28 को रिटर्न हुए तो रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या लिखोगे आप लोग? रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या लिखते रहते हो? पेएबल्स टू इन्वेंटरी, परपेचुअल सिस्टम है तो आपने परचेजेस रिटर्न नहीं कर देना, यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। परपेचुअल सिस्टम था तो पेएबल्स टू इन्वेंटरी कितने से, एट अ रेट ऑफ, उसने बता दिया था आपको कि ये 13 जनवरी वाली हैं तो वो 14 रुपए के हिसाब से थी। आपने यहां पर उसे रेट कैलकुलेट करके देना है कि हमने 58,800 यूनिट्स पर परचेजेस की थी। यहां से यहां से आपने पहले रेट कैलकुलेट करना है, 58,800 डिवाइडेड बाय 4200 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। आपने ये परचेजेस आके रिकॉर्ड कर दी 1400 की। फिर एडिशन लेकर आए, एडिशन लेकर आए तो फिर इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी और ये एक किस्म की अब इनकम है। भाई कम हो जाती तो लॉस एक्सपेंस, और अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई इनकम, मतलब एक किस्म का रेवेन्यू है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, किस तरह से, 4820 माइनस 4800 और ये आपने जो एवरेज रेट अप्लाई किया 12.69, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 254। हाँ अगर 5 को देखा जाए तो 14 के हिसाब से करते हैं इन्वेंट्री को इंक्रीज, लेकिन वेटेड एवरेज के हिसाब से देखें तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ये बेसिकली 12.69 है, इसने 96 बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। ओके ये एवरेज रेट उठाया गया था 12.69।
और इधर 96 ये बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप कि आप बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 रिक्वायरमेंट्स देखें। प्रिपेयर इन्वेंटरी लेजर कार्ड फॉर प्रोडक्ट ए फॉर द मंथ ऑफ December 2018 अंडर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर December 2018। परपेचुअल मेथड इन्वेंटरी लेजर कार्ड, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि कॉस्ट फार्मूला कौन सा है, वेटेड एवरेज या FIFO। तो क्वेश्चन के अंदर वो आपको बता देगा कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। तो कहते हैं मुल्तान ट्रेडर्स held 200 units of product A at ₹175 each on 1st December 2018। तो ये हमारे पास ओपनिंग आ गया 200 मल्टीप्लाइड बाय 175 इज इक्वल टू, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी टोटल इन्वेंट्री की ओपनिंग। कहते हैं फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू प्रोडक्ट हैव अकर्ड ड्यूरिंग December 2018 एंड देखें फॉलोज वेटेड एवरेज मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इट्स इन्वेंट्री। अब आप लोगों ने इन्वेंट्री लेजर कार्ड का सिर्फ बैलेंस का कॉलम बनाना है और जल्दी से इसको मेंटेन करो और मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बताएं। सिर्फ बैलेंस का कॉलम मेंटेन करते जाओ, जल्दी करें। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सिर्फ बैलेंस का कॉलम मेंटेन करते जाएंगे अपना टाइम सेव करने के लिए। बैलेंस के कॉलम में सबसे पहले जाकर आप लोगों ने ओपनिंग बैलेंस लिख लेना है 200 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 175। अब इसकी टोटल वैल्यू देख लो 35,000। अच्छा, उसके बाद 400 यूनिट्स आपने परचेज किए, कितनी अमाउंट पर 80700 पर, राइट। लेकिन कहते हैं और किससे परचेज किए, और अल्फा ने आपको 50 यूनिट खामखा में दे दिए। तो बेटा आपने अपनी इन्वेंट्री में जो इंक्रीज लेकर आना है ना, वो 450 यूनिट्स का इंक्रीज लेकर आना है इन्वेंट्री के अंदर। और यहां पर देखें कितने में ये आपको यूनिट्स मिले टोटल 80700 के। क्लियर? और देखें इनका एवरेज रेट आपके पास क्या आ रहा है, 80700 डिवाइडेड बाय 450 इज इक्वल टू 179.3 और आपके पास बैलेंस 650 यूनिट्स हो जाएंगे। टोटल अमाउंट आपके पास 8700 प्लस 3500 इज इक्वल टू 115700। 115700 डिवाइडेड बाय 650 178। ये आपके पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस हो गया। कोई इशू यहां तक? ये देखो, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें। कहते 360 यूनिट सेल करती है, 360 यूनिट्स इसमें से माइनस करें। ये अब इधर लिखने की जरूरत है, एज सच नहीं है आप लोगों को, अदरवाइज ये 178 पर ही जाते हैं और यहां पर 178 इंटू 360 कर दें 64080। आपने अपनी इन्वेंट्री में से इतनी इन्वेंट्री सेल कर दी, बाकी इन्वेंट्री आपके पास कितनी बच जाएगी 290 एट अ रेट ऑफ 178 51620। इसमें से जब माइनस किया तो देखिए सेल के बाद आपके पास यही यूनिट आ गए 51620। ये बात क्लियर है यहां तक? अच्छा, नेक्स्ट 500 यूनिट्स परचेज किए तो 290 पहले थे, 500 परचेज कर लिए तो टोटल कितने हो गए। कहता है फ्रॉम ब्रेवो ऑन क्रेडिट ऑफ ₹89 एमटी ऑल्सो इनकर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ ₹1। तो बेटा ये जो ट्रांजैक्शन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपकी परचेजेस का पार्ट बनते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड है आपके पास, ट्रांसपोर्टेशन कैरेज इनवर्ड अलग से रिकॉर्ड नहीं होगा, इन्वेंट्री में डेबिट हो जाता है। याद आया आप लोगों को, जर्नल एंट्रीज में देखा था। तो आपने जो अपनी परचेजी लिखनी है 89,000 प्लस 1580
9580 इस अमाउंट की लिखनी है। और ये देखिए ये टोटल अमाउंट अब आपके पास कितनी हो जाएगी 142200 डिवाइडेड बाय 790 जी, ये एवरेज रेट आपके पास आ गया। चाहे तो इसका भी एवरेज रेट कैलकुलेट कर सकते हैं 9580 डिवाइडेड बाय 500 क्या अगर चाहें तो आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास बैलेंसिंग इसको हम लोगों ने देखना था। तो अब हमारे पास आफ्टर 500 परचेजेस 790 यूनिट्स अवेलेबल हैं एट एन एवरेज रेट ऑफ 180 और ये उनकी टोटल वर्थ है। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट देखें। 440 यूनिट सेल कर दिए for rupees this on credit to Charlie to avail the 5% discount on early payment. Charlie paid the amount on 24 December 2018 इन्वेंट्री लेजर कार्ड को इस बात से कोई गर्ज नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 440 यूनिट्स इसमें से लेस कर देंगे, इनकी अमाउंट 180 ही रखेंगे और कितना लेस हो जाएगा टोटल। अभी भी मैं मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा काम इसके ऊपर कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं चाहूं तो 790 माइनस 440 जो आंसर आए एग्जैक्टली 350 मल्टीप्लाइड बाय 180 कर सकता हूँ और ये अमाउंट 63,000 ये मेरे पास आ जाएगा बैलेंस आफ्टर 440 यूनिट्स सोल्ड। और ये अमाउंट क्या आ रही थी हमारे पास 79200। अब देखें 350 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 180 ये बैलेंसिंग अमाउंट आपके पास आ गई। ऑल क्लियर? कहते हैं 350 यूनिट परचेज किए फ्रॉम डेल्टा ऑन क्रेडिट, डेल्टा ऑफर डिस्काउंट ऑफ ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज, ये उसकी लिस्ट प्राइस है, उसके ऊपर 8% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है इफ एट लीस्ट 250 यूनिट्स वर पर, और हमने कितने परचेज तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। हम 200 पर यूनिट कॉस्ट चार्ज नहीं करेंगे, हम कितनी कॉस्ट चार्ज करेंगे 92%, मतलब के 184। Delta also offered further 2% discount if payment was made within 10 days. MT expects to pay in। अब अगर आप लोग बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज को याद करो, अकाउंटिंग फॉर परचेजेस, तो डिस्काउंट को हम लोग ट्रेड डिस्काउंट तो कर लिया करते थे, लेकिन कैश डिस्काउंट सेटलमेंट डिस्काउंट में से परचेजेस को लेस नहीं करते थे। फिर अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस भी क्यों नहीं है कि मैंने डिस्काउंट लेना है, तब भी परचेजेस को लेस नहीं तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 92% जो आप लोगों ने पे करना है, तो पर यूनिट कॉस्ट आपके पास कितनी आ जानी है 184, अमाउंट और यूनिट्स 350, ये टोटल आपकी परचेजेस कितने की हो जाएंगी 64400, टोटल 700 182 एवरेज, और टोटल आ जाएगा 127,400 182,127,400। ऑल क्लियर? अच्छा नेक्स्ट देखें, कहते हैं 30 यूनिट्स वर फाउंड इन अनसेलेबल कंडीशन एंड वर रिमूव्ड फ्रॉम द इन्वेंटरी। तो बेटा वो तो जीरो पे रिकॉर्ड होंगे, तो आपने सिंपली इसमें से 30 यूनिट्स माइनस कर देने हैं। ये हमारा बेसिकली लॉस है और ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, वैसे तो 5460, वैसे इनको लिखने की जरूरत नहीं होती, मतलब आप जस्ट बैलेंस लिख लें 670 182 और अमाउंट क्या 121,940। ऑल क्लियर? अच्छा जी, लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है, हम लोगों ने सेल कर दिए कितने यूनिट्स
300 यूनिट्स हम लोगों ने सेल कर दिए, कैश एम्प्टी इनकर्ड कॉस्ट ऑफ ₹1600 फॉर डिलीवरी। हाँ जी, अब क्या करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्वेंट्री लेजर कार्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 300 यूनिट से लेस करेंगे, बैलेंस एट अ रेट ऑफ, और बैलेंसिंग अमाउंट इन्वेंट्री की वैल्यू जी 67340, यहां से हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो 182, ये जरा मल्टीप्लाई करें, ये लेस, तो यही अमाउंट आपके पास आ गई 67340, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू। यहां तक किसी को कोई इशू? ऑल क्लियर, गुड, शाबाश। अच्छा, उसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करें। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए सेल्स का होना जरूरी है, सेल्स को कैलकुलेट करते हैं। ये देखें भाई, क्वेश्चन में सेल्स कैसे, आप पहले आइडेंटिफाई करें कि सेल्स हुई कहां पर हैं, 13 में, 21 में और 28 में। 360 यूनिट 72,000, ये तो 72,000 ही हमारे पास आ जाएगा। फिर 440 यूनिट फॉर ₹92,400 ऑन क्रेडिट टू अवेल द 5% डिस्काउंट ऑन अर्ली पेमेंट। चार्ली पेड द अमाउंट 24 दिसंबर। अब 5% डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो 92,400 में से माइनस कर दो इसका 5%। 5% कितना बनता है इसका? 4620। ये हम लोग माइनस कर देंगे अपने रेवेन्यू में से। ये बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखें, 300 यूनिट 61,000, और सेल्स के ऊपर जो कॉस्ट इनकर की जाती है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये हमारी सेल्स को माइनस नहीं करेगा, 1600 से माइनस ना करते हैं ना। ये बात क्लियर? परचेजेस के ऊपर कॉस्ट परचेजेस में ऐड होती है, सेल्स के ऊपर कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। हमारा रेवेन्यू 61,000 है। अब आपने ये जो बॉक्सेस वाली 3 अमाउंट्स हैं इनको ऐड करें और डिस्काउंट अलाउड को माइनस करें, तो आपके पास नेट सेल्स आ जाती हैं 22780। कोई इशू? ऑल क्लियर? अब आते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की तरफ। परपेचुअल मेथड है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का पता चल सकता है हमें। ओके, अच्छा, वैसे अगर यहां पर देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल उन्हीं यूनिट्स की होंगी ना जो हमने सेल किए होंगे। मैंने ये इसीलिए बनाया था सारा कि यहां से ना मुझे कॉस्ट ऑफ सेल का पता चल जाएगा। किस तरह से? आप देखिए यहां पर हम लोगों ने सेल्स कब की, 13 को 360 की, ये इसकी कॉस्ट आ गई। क्लियर? फिर हम लोगों ने सेल्स की 21 को 440 की, ये कॉस्ट आ गई। फिर हम लोगों ने सेल्स की 300 यूनिट्स की, ये कॉस्ट आ गई। लेकिन जो 30 यूनिट्स हमारे पास डैमेज हो गए वो भी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल का ही पार्ट है। तो इन चारों को ऐड करो तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास कितनी बन रही है? 203340, और ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 17440। कोई ऐसी बात जो आप लोगों को समझ ना आई हो इस क्वेश्चन में? तो ये 30 यूनिट बेटा ये भी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट है, हमारा एक किस्म का लॉस है, और ये नॉर्मल लॉस है इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है। इसकी एंट्री हमारे पास यही थी, कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। ऑल क्लियर? अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। रिक्वायरमेंट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ जून 2019। अब जस्ट ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर देना है हम लोगों ने। ओके, मतलब सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब कॉस्ट ऑफ सेल के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री का होना जरूरी है। अब इस क्वेश्चन को जरा देखें, कहता है OT deals in one product. Following information for the month of June 2019 has been collected for preparation of trading account. ओपनिंग इन्वेंट्री है,
परचेजेस हैं जो सेल्स की है वो है 4000 ओपनिंग इन्वेंट्री, 11,000 की परचेजेस, 12,000 हम लोग सेल कर चुके। तो बेटा यहां से क्लोजिंग इन्वेंट्री का पता चल सकता है 4,000 प्लस 11,000 15,000 अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से 12,000 सेल हो गए, इसमें से माइनस कर दो तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितने यूनिट्स आ जाती है। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। कहते हैं ये ओपनिंग के लिए उसने हमें बता दिया, परचेजेस जो की उसकी सारी अमाउंट, और जो सेल्स हम लोगों ने की हैं उसने टोटल रेवेन्यू बता दिया। लेकिन अगर इसमें यहाँ पे देखें ये तो बिल्कुल ठीक है, अपनी कॉस्ट के ऊपर मौजूद है। परचेजेस कहते हैं इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, इसके अंदर सेल टैक्स शामिल है, और 4.8 एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। और आपसे क्या कहता है, सेल टैक्स एट अ रेट ऑफ 17% ऑन परचेजेस इज अगेंस्ट पेएबल बाय। बेटा जब एडजस्टेबल है तो क्या हमारी परचेजेस का पार्ट होना चाहिए। अगर ये अनएडजस्टेबल होता तो ये वैल्यू बिल्कुल ठीक, अब हमारी परचेजेस की वैल्यू गलत है। ये बेसिकली अब 17% टैक्स के बाद 117% है, जबकि मैंने इसमें से 17% टैक्स एक्सक्लूड करना है ताकि मैं इसको 100% अमाउंट के ऊपर लेके आ सकूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइडेड बाय 117 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए परचेजेस की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाती है, 2 मिलियन। मेरी परचेजेस इस अमाउंट की आएंगी। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर? और बेटा अगर हम लोग अपने कस्टमर से कोई सेल टैक्स रिसीव कर लेते हैं कि 100 रुपए के बिल के ऊपर अगर मैं उनसे 117 रुपीज ले लेता हूं, मेरा रेवेन्यू 100 का ही है। और जो एक्स्ट्रा 17 रुपीज हैं वो मुझ पर लायबिलिटी आ जाती है कि मैंने ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर वो मैंने और गवर्नमेंट अथॉरिटीज को जमा करवाने हैं, और वो ऑलरेडी एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स हैं। आपने इनके साथ कुछ भी नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप इसको भी डिवाइडेड बाय 117 कर दो तो इसमें तो सेल टैक्स पहले ही शामिल नहीं है। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? नेक्स्ट कहता है हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ओटीज प्रेमिसेस आर ₹20 पर यूनिट। तो बेटा 2 मिलियन इनवॉइस वैल्यू है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो ये मेरे पास हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेरी परचेजेस का पार्ट बनेंगे। ये बात समझ आ गई? ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर कहते हैं यूनिट्स परचेज्ड और पॉलिश्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10 पर यूनिट प्रियर टू ट्रांसफरिंग टू द वे। अभी हम हमारी सेलेबल कंडीशन में नहीं है तो ये 10 रुपीज भी उसका डायरेक्ट एक्सपेंस है, हम बगैर पॉलिश के उसको सेल नहीं कर सकते। तो टोटल पर यूनिट एक्सपेंस मेरे पास कितना आ रहा है 20 प्लस 10 30 मल्टीप्लाइड बाय कितने यूनिट्स हमारे पास हैं 11। बेटा जो ओपनिंग है वो ऑलरेडी पॉलिश हो चुके हैं, उनके ऊपर हैंडलिंग चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। जो ड्यूरिंग द ईयर मैं परचेज कर रहा हूं उनके ऊपर मैं हैंडलिंग चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी पे करता हूं और पॉलिश करने के चार्जेस भी पे करता हूं। तो पर यूनिट 30 रुपीज ये आ जाएंगे। कहते हैं यूनिट्स आर स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस विच इज एक्वायर्ड एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹380,000। अब देखिए वेयर हाउस का रेंट है मंथली रेंट, और किस चीज के लिए? अच्छा आपको कैसे पता है रॉ मटेरियल है? क्या उसने बताया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है? तो अगर हम लोग इनको, उसने कहीं नहीं कहा क्वेश्चन में, तो हम इस वेयर हाउस को फिनिश्ड गुड्स के लिए रखेंगे तो ये हमारा एक्सपेंस हो जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्लियर? उसके बाद और देखिए अगर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो इसका तो फिर ताल्लुक ही नहीं है, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसको जस्ट इग्नोर करना था। 350 यूनिट्स वर विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द, तो बेटा वो तो फिर हमारी सेल्स में शामिल नहीं होंगे। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक 3000 नहीं है, इसमें से 350 लेस कर दो
तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 2650 ड्रॉइंग्स, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट चलें। ड्यूरिंग द मंथ एंड फिजिकल इन्वेंटरी वेरिफिकेशन इट वाज ऑब्जर्व दैट, अब 2650 यूनिट्स के साथ आपने क्या करना है, कहते हैं 20 यूनिट्स वर फाउंड शॉर्ट, 20 मजीद इसमें से लेस कर दो, तो बाकी कितना बच जाएगा 26। आई होप क्या मेरी ये बात समझ रही है। उसके बाद कहते हैं 150 यूनिट वर डैमेज ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड आर सेलेबल एट 40% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस आफ्टर इनकरिंग एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹50 पर यूनिट। Shortage and damage of up to ₹200 units in a month are treated as normal loss। तो हमारे तो just 200 यूनिट्स की शॉर्टेज है, नॉर्मल लॉस ही ट्रीट करना है इसको, राइट। मतलब अपना कोई एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अब क्या कहता है, ओटी यूजेस पीरियोडिक इन्वेंटरी मेथड और कॉस्ट इज डिटरमिन्ड यूजिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। अब सबसे पहले हम लोग वेटेड एवरेज फाइंड करेंगे। वेटेड एवरेज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, 4000 यूनिट्स 745, 11,000 यूनिट्स 2 मिलियन, ये हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ 2 मिलियन नहीं, इसमें ऐड करेंगे हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड पॉलिशिंग कॉस्ट, और ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 20 + 10 30 के हिसाब से। ये देखें, अगर यहां पर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को देखें, एवरेज रेट कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज 3075,000, इसने यहां पर इन टोटल लिख दी। यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ये कॉस्ट पर यूनिट है हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ यूनिट 15,000 हो गए। ओपनिंग कॉस्ट, ओपनिंग हमारे पास कितने आ रहे थे 745,000, इसमें मजीद उसने परचेज कॉस्ट को शामिल कर दिया। अब परचेज कॉस्ट को उसने कैसे शामिल किया, ये देखो, आपको ये वाली बात तो समझ आ गई 2 मिलियन की। 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 भी आपको समझ आ गया, 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 भी आपको समझ आ गया, क्लियर। तो हमारे पास परचेजेस प्लस ओपनिंग टोटल वैल्यू कितनी हो गई 3075,000, ये हमारे पास हो गई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग यहीं से ही जाके ना इसकी एवरेज रेट को कैलकुलेट कर लेंगे। मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग सोचेंगे भाई ड्राइंग्स क्यों नहीं शामिल की, तो बेटा क्या उसने बताया है कि ड्राइंग्स कौन से वाली हैं। अगर मैं सपोज यहां पर कह दूं कि भाई 350 यूनिट्स की ड्राइंग माइनस करो, तो उनके सामने वैल्यू क्या लिखूं, क्या उसने आपको बताया। तो हम लोग ड्राइंग्स को शामिल नहीं कर सकते। ड्राइंग्स की वैल्यूज का हमें पता ही नहीं है कि मैं इसको माइनस कौन सी अमाउंट के साथ करूं। तो मैं वेटेड एवरेज के अंदर, तो वेटेड एवरेज से करूंगा ना, तो वेटेड एवरेज पहले फाइंड तो कर लूं, क्लियर, फिर ड्राइंग्स को जाके चार्ज करूंगा। तो आपने यहां पर सिर्फ ओपनिंग प्लस परचेजेस, तो आपके पास टोटल अमाउंट ये कितने यूनिट्स की अमाउंट है, ये 4,000 + 11,000, फिर तो यहां से एवरेज रेट का पता चल जाएगा। अब देखो आपका एवरेज रेट कितना आ रहा है 3075 डिवाइडेड बाय 15, ये आपके पास एवरेज रेट आ गया 205, 000 नहीं है साथ में, एक यूनिट आपका 205 का है। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को। अच्छा, नेक्स्ट देखें, अब वो यहां पे पहुंचा, अब आ गया देखें गुड्स विथड्रॉन 350, अब इर्तिदा मैं इसको चार्ज कर सकता हूं 205 पर, और ये देखो ये मैंने माइनस किया, क्लियर। अब देखें क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग यूनिट मेरे पास कितने आ गए थे 2650, शाबाश। अब यहां पर देखो मैंने कौन से यूनिट्स लिखे थे 2650 लिखे थे, 20 यूनिट्स का लॉस था हमारे पास। अब यहां पर देखो उसने ये कैलकुलेशन की 2650 की, 20 का लॉस, ये डैमेज हो गए 150 यूनिट्स, और ये रिमेनिंग गुड यूनिट्स। हर किसी की कॉस्ट कितनी है भाई, गुड यूनिट्स तो 205 पर ही चले जाएंगे,
क्लियर, क्योंकि इनकी सेल प्राइस ज्यादा होगी। लेकिन ये जो 20 यूनिट्स है इनके लिए उसने कहा था जीरो सेलेबल वैल्यू, जीरो, ये जीरो पे रहेंगे हमारे पास, राइट। और जो दूसरे 150 हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी कि इसने 40% ऑफ इट्स, और हमें सेलिंग प्राइस तो पता ही नहीं है, तो सेलिंग प्राइस का पता कहां से चलेगा? 4.8 मिलियन डिवाइडेड बाय 12,000, तो एक यूनिट की सेल प्राइस का पता चल जाएगा 400, और 400 का 40% हमारे पास कितना आ जाएगा? 160। 160 में से आपने 15 रुपए की कॉस्ट इनकर की, तो इसकी एनआरबी हमारे पास कितनी बन जाएगी? ये रही 145। क्या आपको ये बात क्लियर? तो ये 150 यूनिट्स कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? ये आ गया 21750, और यहां से ये 205 पर, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 530150, राइट। पीरियोडिक मेथड है। तो जब कॉस्ट ऑफ सेल को डिटरमिन करना हो आप लोगों ने, तो आपने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपके पास ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। ऑल क्लियर? तो अपने रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करो तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। एनी क्वेश्चन? और इसी एग्जांपल के साथ ही हमारा इन्वेंट्री का चैप्टर कंप्लीट हुआ, और आप लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।